प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी 10th साइंस की सीरीज में। अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में विस्थापन अभिक्रिया के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग इस लेक्चर में द्विव विस्थापन अभिक्रिया किसे कहती हैं पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्विव विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, द्विव विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी यह कैसी अभिक्रिया होती है? तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में यह सीखा था विस्थापन अभिक्रिया में कि जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक में आती है तो उसको क्या कर देती है? उसको उसके ही यौगिक से बेदखल करके खुद ही अपने आप को स्थापित कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ आयनों के बीच होने वाली प्रक्रिया होगी। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया और इसमें समझने का प्रयास करते हैं क्रियाकलाप 1.10 को। चलिए देखिए क्या लिख रखा है। देखिए पहला लिख रखा है पॉइंट 1, परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए। चलिए एक परख नली यहाँ पे ले लिया गया, ठीक है, और वेट करके 3 ml यानी कि ml है तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड में ही होगा वो। सोडियम सल्फेट का विलयन यानी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 हम लोग कह सकते हैं Na2SO, और ये सोडियम सल्फेट का विलयन होता है जिसे 3 ml नाप के, ठीक है ना, मेजरिंग सिलेंडर के द्वारा नाप करके उसमें देखो यहाँ पे ले लिया गया। ठीक है, एक परख नली में, यानी कि 2 परख नली यहाँ लेने की बात कर रहा है। एक परख नली में 3 ml सोडियम सल्फेट को ले लिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा, यानी कि ऐसे हमने ले लिया कितना ml, तो 3 ml। यही चीज 3 ml हमने इस परख नली में ले लिया। पुनः कह रहा है कि एक अन्य परख नली में 3 ml यानी इतना ही बेरियम क्लोराइड BaCl2 यानी कि BaCl2 का भी एक क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है, और इसको एक दूसरे परख नली में लेकर के क्या करना है, डाल देना। ये भी कितना होना चाहिए, 3 ml होना चाहिए। बहुत आसान है, यानी कि 2 परख नली लेना है, एक परख नली में Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट के विलयन को 3 ml ले लेंगे लिक्विड के रूप में। वैसे ही BaCl2 को एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, तो दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी उतना ही ml ले लेना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। फिर आगे क्या कह रहा है कि दोनों विलयनों को अब चित्र 1.9 की तरह क्या करना है, मिलाना है, यानी कि दोनों विलयनों को मिला लीजिए चित्र 1.9 की तरह। यानी कि यहाँ पे 1.9 दिखाया है। देखिए एक परख नली में दूसरे वाले में जो लिया गया उसको ले आके इसमें डाल देना है। ठीक है, सिंपल है, उसको हमने मिला दिया। अब जरा ध्यान से यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, यानी कि इन्होंने क्या लिया था, तो सोडियम सल्फेट लिया था। ठीक है, दूसरे में क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड लिया था। तो जाहिर सी बात है कि दो ये रिएक्टेंट हैं, जब दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो करने वाले तो जरूर हैं। चलिए देखते हैं दोनों क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे, यानी कि आप देखेंगे, यहाँ लिख रखा है, आप देखेंगे भाई, हम सभी देखेंगे ऐसा करने पर कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण हो रहा हो। यानी कि जैसे ही हमने उन दोनों को मिलाया, कुछ देर बाद क्या देखने को मिला, तो कुछ देर के बाद यह देखने को मिला कि एक पदार्थ जो कि सफेद रंग का है हमें प्राप्त हो रहा है। मतलब दोनों से अलग जैसे ही मिलाया गया, तीसरा मतलब हम लोग कह सकते हैं मिला। और वह कैसा रंग में था, तो यहाँ दिख रहा है कि श्वेत रंग में था। देखिए यहाँ पे मिलाने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि श्वेत रंग का मिला पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय है। प्यारे बच्चों, इस लाइन को आप थोड़ा सा फोकस करिएगा और याद रखिएगा। यहाँ पे जो मिल रहा है ना सफेद रंग का, ठीक है, वो जल में अविलेय है। मतलब साफ है कि वह थोड़ा सा कुछ ऐसा पार्टिकल है, माने ऐसा कुछ कण है जो कि हम लोग कह सकते हैं सॉलिड में हो सकता है या कुछ भी हो, जो जल में मिलता ही नहीं है, मतलब अविलेय है, यानी कि विलेय नहीं है। ठीक है, ये फोकस करिएगा। यानी कि जो श्वेत पदार्थ मिला वो जल में उसको मिलाने पर उसमें मिलता
नहीं है। अर्थात यहाँ पे आगे लिख रखा है इस अविलेय पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि वही जो जल के साथ नहीं मिला सफेद अवक्षेप यानी रंग, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप, ये शब्द आप लोग ध्यान रखिएगा। ये शब्द आपको जैसे जैसे आप बड़े क्लास में जाओगे वैसे वैसे इसका एक नया रूप सुनने में आएगा। ठीक है ना। अवक्षेप को हम लोग अक्सर पीपीटी भी कह देते हैं। पीपीटी, ये पीपीटी क्या है भाई, तो पीपीटी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेटा, यानी कि इसको हम लोग पीपीटी को क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट की हिंदी क्या होती है, अवक्षेप होता है। प्यारे बच्चों, यह अवक्षेप कैसे प्राप्त होता है, कैसे कहेंगे कि यह अवक्षेप ही है, तो वही चीज मैंने कहा यहाँ इंपॉर्टेंट भी लिख दिया। यहाँ इंपॉर्टेंट लिखने के पीछे यही एक रहस्य है। मैं यहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि हमें यही अवक्षेप को समझना है। अवक्षेप तभी होगा जो मिला यदि उसे जल के साथ हम क्रिया कराएं तो जल में भी वह नहीं डूबेगा, मतलब उसके साथ मिलेगा नहीं, तो हमने कहा कि उसे हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे, यानी प्रेसिपिटेट कहेंगे। ठीक है, तो अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, उम्मीद है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने देखा कि वहां पे जैसे ही उन दोनों को, दोनों मतलब किसको किसको, तो सोडियम सल्फेट का 3 ml, बेरियम क्लोराइड का 3 ml, दोनों 2 टेस्ट ट्यूब में थे, दोनों को एक में किया गया। कुछ देर बाद दोनों ने, दोनों रिएक्टेंटों ने जब क्रिया किया तो करने के बाद एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण किया। और वह श्वेत रंग का पदार्थ क्या था, तो वह श्वेत रंग का पदार्थ बेरियम सल्फेट था। क्या था, बेरियम सल्फेट। और यह बेरियम सल्फेट ऐसा था कि जब इसको जल के साथ अभिक्रिया कराया गया, ठीक है, तो वह अविलेय रहा। ठीक है, यानी कि उसमें मिला नहीं, तो उसको क्या कह दिया गया, अवक्षेप कह दिया गया। ठीक है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिस भी किसी अभिक्रिया में यदि प्रेसिपिटेट बनता है या अवक्षेप बनता है या पीपीटी प्राप्त होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहा गया, उसे प्रेसिपिटेट रिएक्शंस कह दिया गया, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया कह देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ सीखा। क्या सीखा कि अवक्षेपण अभिक्रिया हम किसे कहेंगे, तो अवक्षेपण अभिक्रिया हम उसे कह सकते हैं, किसे कहेंगे, कि जिन अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। बहुत ही आसान है। ठीक है, बस यही कहने वाले हैं। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखिए, जो 2 टेस्ट ट्यूब में थे और एक में मिलाने के बाद आए थे, यानी कि सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 जो कि जलीय में था 3 ml, फिर BaCl2 यानी कि यह भी जलीय एक्वस में ही था, बेरियम क्लोराइड। इन दोनों को एक में मिलाया गया, मिलाते ही क्या प्राप्त हो गया, एक सफेद रंग का अवक्षेप जिसे हम लोग बेरियम सल्फेट कहते हैं, प्राप्त हो जाता है। और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बनती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न उठता है यार कि आखिर ऐसा क्यों हो जाता है। प्रश्न तो उठता ही है, उठना भी चाहिए। आपके भी दिमाग में उठ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में उठा है कि आखिर यह ऐसा क्यों हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, ऐसा क्यों होता है, वही बात रिपीट कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए होता है कि यहाँ पे Ba2 पॉजिटिव, यानी कि Ba2 पॉजिटिव तथा SO4 2 नेगेटिव की अभिक्रिया से BaSO4 का अवक्षेप यानी BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है। यह बात थोड़ा समझ लेने वाली होगी, ऐसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, पहले तो यह जान लीजिए कि यह BaSO4 जो ये था वो PPT था। आप थोड़ा सा इसको अलग ढंग से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, तो जो ये बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 है, इन दोनों को जब हम अलग करते हैं तो ये Ba पर 2 पॉजिटिव होता है
ठीक है, और ये अलग होता है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव होता है। फिलहाल तो आप ऐसे ही यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। इस पर 2 चार्ज होता है पॉजिटिव का, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये 2 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज से मिलता है तब तो कहीं जाकर के ये SO4 का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें, मतलब आयनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे, माने जितने आयन यहाँ पे ये हैं, यानी कि +2 आयन्स -2 आयन्स के साथ जब मिल रहा है तो इस अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग देख रहे हैं NaCl, यानी NaCl में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो NaCl में हम लोग क्या देख रहे हैं कि Na पर एक पॉजिटिव और Cl पर कितना, एक निगेटिव। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो NaCl का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है, एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रह जाता है, माने उसी विलयन में वो रह जाता है सोडियम क्लोराइड बेचारा। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच, इस लाइन पे थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे है आयन है, यहाँ पर ये आयन है, ठीक है ना। ये हम लोग समझने वाले हैं कि इस पर 2 आयन्स होते हैं, ऐसा क्यों, इस पर 2 ऋण आयन होते हैं, ऐसा क्यों, थोड़ा सा धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ यह समझिए कि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। और जब इन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है तभी तो ये BaSO4 का निर्माण हो रहा है। जी हाँ, तो ऐसे ही कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए ये द्वितीय और है ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो सीधा सीधा हम लोग क्या कहने वाले हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी कि जो भी अभिकारक लिए गए हैं उन्हीं में तो आयनों का आदान प्रदान होगा। तो जिनके अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को सीखा। और यह कैसे होते हैं, तो जब आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, माने जिन अभिकारकों में, यानी कि अभिकारक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो प्रोडक्ट का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जब अभिकारक एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर जो आयन होते हैं, मतलब उनके बीच जो आयन होते हैं, जब वो एक दूसरे से क्या करते हैं, जुड़ते हैं, तो यह द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्रियाकलाप, एक नेक्स्ट क्रियाकलाप की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें। तो प्यारे बच्चों, यह 1.22 कहीं वही तो अभिक्रिया नहीं है जो पहले आया था। याद करिए, पहले आया था 1.2, वह अभिक्रिया क्या था, तो वह अभिक्रिया हम लोग क्या सीखे थे, तो उसको हम लोग क्या सीखे थे, तो याद करिए कि उस अभिक्रिया में क्या था, कि एक परख नली में, मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूँ, आप बुक खोल के देख लीजिए पीछे। क्या था कि एक परख नली में लेड यानी कि पीबी जो कि सीसा होता है, एक परख नली लिया, टेस्ट ट्यूब, उसमें क्या लिया था, ये 1.2 की मैं बात कर रहा हूँ जो पीछे है, ठीक है ना, आप देख सकते हो अपने बुक्स में, ठीक है। एक परख नली में लेड यानी कि सीसा, लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, यानी कि PbNO3 का ट्वाइस, ऐसे ले सकते हैं, PbNO3 का ट्वाइस, जो कि घोल कह रहा है तो हम लोग इसको एक्वस में लेंगे। तो एक परख नली में इसको कह रहा है कि इस घोल को ले लेना है। फिर क्या कह रहा है दूसरे पॉइंट में, तो दूसरे पॉइंट में कह रहा है कि इसमें पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI को कहते हैं, के घोल को कह रहा है किसी में लेकर के मिला दीजिए। आप अपने पास यदि बुक्स लेकर के बैठ के पढ़ रहे हो तो शुरू वाला क्रियाकलाप 1.2 को लेके बैठ जाइए, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से मैं उसको बैक नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे याद है, मैं इसको ऐसे बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। तो कह रहा है कि
इसमें एक परख नली है और परख नली में क्या लेना है, तो परख नली में ले लेना है लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 के ट्वाइस को, जो कि जलीय में है, ले लिया। फिर कह रहा है कि इसी में 2Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को के घोल को मिला दीजिए। अब कह रहा है कि आपने क्या प्रेक्षण किया, माने आपने ऐसा करके क्या देखा, क्या प्रेक्षण किया, प्रेक्षण किया यानी कि ऐसा करने पर हमें क्या दिखा। तो प्यारे बच्चों, पहली बात कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब कोई दो रिएक्टेंट एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो जरूर होना ही है। तो चलिए पहले इसको हम लोग क्या करें, रिएक्शन के रूप में देख लें कि आखिर हो क्या रहा है, जो हम लोग पीछे रिएक्शन देख भी चुके हैं। तो ध्यान से हम बना रहे हैं, देखो कह रहा है कि PbNO3 का ट्वाइस और किसमें है, एक्वस में है, ठीक है ना। इसके साथ लिया गया 2Ki, ये किसमें है, तो ये भी एक्वस में है। अब जब इसके बीच क्रिया हुई तो क्या बना, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, PbI2 जो कि सॉलिड बन गया। ध्यान से समझिएगा, Pb यानी कि यह Pb इसके साथ I के साथ जुड़ गया, ठीक है। बचा के उठ के किसके साथ हो जाएगा, नाइट्रेट के साथ यानी NO3 के साथ हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2KNO3 और ये क्या बनेगा, एक्वस में बन जाएगा। यानी हम लोगों ने क्या देखा, क्या देखा कि लेड नाइट्रेट की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ होती है। जब उसमें मिलाते हैं तो हमको सीधा सीधा लेड आयोडाइड यानी कि ये बनता हुआ मिला, ठीक है। लेड, यही ना, लेड आयोडाइड यानी कि लेड, इसको हम लोग कह सकते हैं लेड, और यहाँ से कौन हम लोग लगा सकते हैं और आयोडाइड लिख सकते हैं, आयोडाइड, ठीक है। और पोटेशियम नाइट्रेट, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग बोलेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये बनता हुआ प्रतीत हुआ। अब चलिए ये बन गया, तो अब इसके प्रश्न को देख लेते हैं कि ये क्या पूछना चाहता है। तो हमने देखा कि ध्यान दे, जिसमें आपने लेड नाइट्रेट यानी कि ये लेड नाइट्रेट, ये वाला लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड, देख लीजिए ये पोटेशियम आयोडाइड, विलयनों को मिश्रित किया, हमने मिश्रित कर लिया, मिश्रित करके बना भी लिया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे कह रहा है पहला कि अवक्षेप किस रंग का था, यानी कि ऐसा करने पर क्या अवक्षेप ही प्राप्त हो रहा है क्या, ये चीज जानना है। फिर क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जब वो लेड नाइट्रेट की क्रिया इससे होती है ना, तो ठीक वैसे ही जो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सीखा था, श्वेत रंग का अवक्षेप, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही इस रंग का अवक्षेप हमको मिलने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं लेड आयोडाइड, ये सफेद रंग का, ठीक है। ये हमको मिला, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, व्हाइट, हम लोग कह सकते हैं व्हाइट प्रिसिपिटेट। और फिर कह रहा है कि वह कौन है, माने उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, कह रहा है क्या आप उस अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं, वहां क्यों नहीं, यहाँ पे क्या निकल के आया, ये है लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब पुनः दूसरी बात क्या पूछ रहा है ये, तो कह रहा है कि इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है, यानी कि ये PbNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ki संतुलित पूछ रहा है ना, इसलिए हमने यहाँ पे संतुलित करके लिख दिया 2Ki एक्वस और इज इक्वल टू PbI2 और प्लस 2KNO3। अब आप इसे चाहें तो यह संतुलित है कि नहीं, दोनों साइड यानी LHS इज इक्वल टू RHS, जो भी एलिमेंट्स आए होंगे उनकी स्थिति को बराबर करके देख ले, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, वैसे ये संतुलित अभिक्रिया ही मैंने लिखा है। फिर आगे ये क्या कह रहा है, क्या यह भी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, क्या यहाँ आयनों का एक दूसरे में समायोजन क्या नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं हाँ, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रियाकलाप 1.2 को भी समझने का प्रयास किया। पुनः अपने अगले लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं उपचय एवं अपचय। तब तक के लिए आप धन्यवाद, आप खूब पढ़िए और खूब बढ़िए।